माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी करिकुलम, 5th यूनिट करिकुलम। हमारा जो टॉपिक है, अभी तक हमने जो ये हमारा सी सेक्शन है, अभी तक जो हमने कराया था वो आपकी समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले जो आपको कराए थे मॉडल्स कराए थे, है ना, मॉडल्स करा दिए थे, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल करा दिए थे मैंने आपको। अब है करिकुलम इंस्ट्रक्शन, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन आपकी जो है क्या है, पाठ्यचर्या और अनुदेश। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या और अनुदेश आपकी जो है ये टॉपिक है। आज टॉपिक को करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता क्या है ना। ये जो है इंस्ट्रक्शन कहते हैं आज्ञा देने को, सूचना देने को। किसको कहते हैं? इंस्ट्रक्शन का मतलब आज्ञा देना, सूचना देना। जब हम करिकुलम की बात कर रहे हैं तो टीचर स्टूडेंट भी इसमें शामिल है, तो हम किसको मानेंगे? इंस्ट्रक्टर, टीचर को, है ना। तो टीचर के द्वारा आज्ञा देना, सूचना देना। शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं टीचर? शिक्षक यानी कि इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रविधियों, कार्यकलापों को सीखना और पढ़ना, कार्यकलापों को सीखना और पढ़ना, और इन सब क्रियाकलापों और जो शिक्षण प्रविधियां हैं उन सबको एक जगह करके, यानी कि व्यवस्थित रूप में, है ना, व्यवस्थित रूप में उनको व्यवस्थित रूप प्रदान करना, और उसके बाद उनको क्लास में डिलीवर करना, व्यवस्थित रूप प्रदान करना अपने क्रियाकलापों का और इसका शिक्षण प्रविधियों का। इसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। किसको बोला जाता है? शिक्षण द्वारा यूज की जाने वाली विधियां, यूज की जाने वाली प्रविधियां, शिक्षण प्रविधियां और क्रियाकलापों का व्यवस्थित रूप प्रदान करना इंस्ट्रक्शन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आगे समझने बात। अब जो है अनुदेशन प्रणाली जो है दो तरह की होती है ना। इसको हम कह सकते हैं कि अब ये प्रणाली, अनुदेशन प्रणाली बनाई जाती है, लेकिन क्या आधार होता है उसका? उसका आधार होता है अनुदेशन के उद्देश्य हैं, उनके आधार पर ही वो जो है हमारी जो प्रणाली होती है ना, जो उनके आधार पर ही शिक्षण प्रविधियां और कार्यकलाप बनाने होते हैं। किसके? शिक्षक के जो उद्देश्य हैं, हमारे पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं, जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, क्लास में जो हम इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं उसके, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के जो उद्देश्य हैं उसके। अब अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार के व्यवहारों पर बल दिया जाता है। एक तो होते हैं न्यूनतम आवश्यक व्यवहार, एक होते हैं अंतिम व्यवहार। अब ये क्या होता है? इसको ये कैसे कहते हैं? व्यवस्थित को सीखने के पहले दो तरह के व्यवहार करने आवश्यक होते हैं। अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार के व्यवहारों पर बल दिया जाता है। एक तो वो पूर्व ज्ञान, कि छात्रों का पहले पूर्व ज्ञान चेक कर ले कि इसको कितना आता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। एक और होता है जो ज्ञान देने के बाद, लर्निंग होने के बाद व्यवहार को चेक किया जाता है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अंतिम व्यवहार कहते हैं इसको, है ना। अब अनुदेशन प्रणाली के सोपान क्या है? अनुदेशन प्रणाली के सोपान क्या है? अनुदेशात्मक प्रणाली के सोपान है उद्देश्यों का निर्धारण करना, तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण करना, संप्रेषण व्याख्या करना, आत्मीकरण करना, मूल्यांकन करना, पृष्ठपोषण करना। और सबसे पहले जब हम अनुदेशन प्रणाली के सोपान है, जब हम किसी को अनुदेशन देंगे तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम अनुदेशन दे क्यों रहे हैं, किसका दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इन सबको पता होना चाहिए। तो यानी कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमें उद्देश्य को पता होना चाहिए कि हम बच्चे को पढ़ा क्या रहे हैं। करिकुलम, मान लीजिए हम कोई पाठ्य वस्तु ही पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी पाठ्य वस्तु क्या है पहले तो, और उसके पाठ्य वस्तु क्या है, और पाठ्य वस्तु के उद्देश्य क्या है, हम क्या उद्देश्य होते हैं। जैसे हमारे जो है क्या नाम, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 उद्देश्य होते हैं। इस तरह से और बहुत जो है विद्वानों ने दिए गए हैं उद्देश्य। तो हम ज़्यादातर ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों को पढ़ते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं तब भी पढ़ते हैं हम। तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर कि हम कौन सा उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्रियात्मक प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञानात्मक प्राप्त करना चाहते हैं, भावात्मक प्राप्त करना चाहते हैं, तीनों ही प्राप्त करना चाहते हैं थोड़े थोड़े। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्य हमारे स्पष्ट और सुसंगत होने चाहिए, ठीक है, सुनिश्चित होने चाहिए। फिर है तैयारी, इस उद्देश्य का निर्धारण, तैयारी उनको उद्देश्यों को देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उद्देश्यों को देने के लिए पूर्व जो अधिगमकर्ता की जो तैयारी करनी चाहिए कि उनको कितना आता है। तैयारी ऐसे है कि उनको कितना आता है, कितना मुझे देना है, तो इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सुनियोजित तैयारी ही अधिगमकर्ता को सीखने में सहायता प्रदान करती है कि इसको कितना आता है अधिगमकर्ता जो है, और मुझे कितना बताना है, तो ये तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में अनुदेशन की भूमिका क्या होती है? एक
किसकी होती है? निर्माता की होती है, प्रबंधक की होती है, अनुदेशक की होती है, और जो है वो प्रस्तुत करता है उस जो कंटेंट उन्होंने निश्चित किया है कि ये उद्देश्य है, ये कंटेंट है, ये मुझे देना है, प्रस्तुत करना है, तो उसकी जो है प्रस्तुतिकरण वहाँ पर की जाती है। और उन प्रस्तुतिकरण में करने के लिए बहुत सारी टैक्टिक्स और टेक्निक्स प्रविधियों का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। संप्रेषण व्याख्या। अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इंस्ट्रक्टर और जो लर्नर है, सीखने वाला है, उसके बीच में संप्रेषण होगा। संप्रेषण कैसे होगा? संप्रेषण मतलब अच्छा होना चाहिए। कहने का उनका मतलब क्या? संप्रेषण व्यवस्था कैसी है कि मान लीजिए आप टीवी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप लेक्चर ही मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, टीवी को यूज़ कर रहे हैं, रेडियो यूज़ कर रहे हैं, TLM यूज़ कर रहे हैं, कोई मतलब कोई भी एनीथिंग आप जो यूज़ कर रहे हैं बच्चों को जो है समझाने के लिए, तो वो कितनी कारगर है, वो कितनी कारगर है, इसका भी आपको समझ आना चाहिए। अच्छी तरह से उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। फिर है आत्मीकरण। आत्मीकरण जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, वो जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो बच्चों को, वो आत्मसात होना चाहिए, उनको वो समझ में आना चाहिए। फिर है मूल्यांकन। अब जो आपने पढ़ा दिया, आपको मूल्यांकन करना है कि जो मैंने पढ़ाया क्या बच्चों ने वो समझ लिया या नहीं समझा। ठीक है, इसको मूल्यांकन करना है। उनको कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके, कमजोरी कि भाई यहाँ बच्चे वीक रहे, तो आप उनको जो है क्या कर सकते हैं? फीडबैक दे सकते हैं। लास्ट है हमारा फीडबैक। लास्ट में हम जो है उनको फीडबैक दे सकते हैं, उनको अच्छा करने के लिए, और त्रुटियाँ उपलब्धियों को, उनकी जो त्रुटियाँ थे वो बता करके, जो उनकी उपलब्धियाँ हैं वो बता करके उनको फीडबैक दे सकते हैं। अब आ जाती है बात इंस्ट्रक्शन मीडिया। इंस्ट्रक्शन मीडिया क्या है? अब विज्ञान में क्या है कि विज्ञान ने हमारी जो दूरियां थी उन्हें कम कर दिया है। इंटरनेट आ गए हैं, टेलीविज़न है, इंटरनेट है ना, वेब आधारित है, कंप्यूटर आधारित है मीडिया। तो इन मीडिया को जो सार्वभौमिक शिक्षा, जो मतलब ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अब हो रहा है, तो इस तरीके से जो अनुदेशनात्मक मीडिया है ना, अनुदेशनात्मक मीडिया है ना, इंस्ट्रक्शन मीडिया, ये क्या है कि व्यक्तिगत आधार पर है। व्यक्ति अपने आप अकेला भी इसमें सीख सकता है ना, व्यक्ति अकेला सीख सकता है, और ये पूर्णतः छात्र अभिकेंद्रित होती है, पूर्णतः छात्र अभिकेंद्रित होती है। ये जो है इंस्ट्रक्शन वाली है, अब जितनी जिसकी क्षमता है उसके हिसाब से ही वो पढ़ सकता है। ठीक है, और जो है सबसे बड़ी बात यह है इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर की, इंस्ट्रक्शन जो मीडिया है क्रम में दिए जाते हैं, है ना, क्रम और क्रम भी कैसा होगा कि तार्किक होगा। क्रम में दिए जाते हैं अनुदेशन, और जो क्रम होते हैं वो तार्किक होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं और तार्किक भी होते हैं। ठीक है, अब पाठ्यचर्या समव्यवहार में सहायक अनुदेशनात्मक तकनीकी और सामग्री। अब हमारी तकनीकी कौन सी है, टेक्निक्स कौन सी हैं, सामग्री कौन सी है, तो वो जो है अब टेक्निक यूज करते हैं। तो शिक्षण पर ज़्यादा जोर नहीं रहा ना, लेक्चर पे तो ज़्यादा जोर नहीं रहा। जब इंस्ट्रक्शन देने की बारी आती, मान लिया हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो शिक्षण कार्य थोड़ा कम हो जाता है ना, बोलना, जैसे हमारा बोलना थोड़ा कम हो जाता है, हम कम ध्यान देते हैं, इंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन में हमको जो भी चीज़ दिखाते हैं, इंस्ट्रक्शन में जिस मीडिया में जो यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, चलचित्र यूज़ करते हैं, और ग्राफ यूज़ करते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं, टीचिंग लर्निंग एड जितने भी होते हैं सब यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, टीवी, दूरदर्शन, है ना, टीवी, सब का यूज़ करते हैं, चित्र का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, चित्र, इन सब की जो है टीचिंग लर्निंग एड जितने भी हैं हमारे इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, टीचिंग मेथड्स जितने भी यूज़ करते हैं, सारे उनके लिए करते हैं, इंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब जो है अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तो हो गया हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या टीचिंग जो है TLM यूज़ करने हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हमें ये तो ये आ गई। अब बात आ जाती है कि क्या देना है, कंटेंट देना है ना, तो सामग्री को किस तरह से तैयार करें हम, यानी कि कंटेंट, इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, तो सामग्री कैसे तैयार हो, अनुदेशन। उसके सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसमें स्टूडेंट। एक तो ध्यान रखना होता है, पहले ध्यान रखना होता है हमें, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा इतना, है ना। अब आते हैं इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, तैयारी तथा आयोजन, ठीक है, और दूसरी है हमारी रचना तथा कार्यक्रमिक लेखन। रचना करना, रचना लिख दीजिए, रचना करना, किसी चीज़ को रचना, किसी चीज़ को बनाना। और तीसरा है मूल्यांकन अथवा परीक्षण। फिर है तीसरा
इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्या पहले से ही वो उपलब्ध है, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है भाई, किसी अब ये प्रकरण जो है, ये इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही है हमारे, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रकरण किसी विधि से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है। क्या लेक्चर के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है, या फिर किसी टीवी के प्रोग्राम द्वारा, शॉर्ट्स द्वारा, या किसी वीडियो द्वारा अच्छी तरह से बताया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। क्या प्रोग्राम लाने वाले व्यक्ति को, क्या जब मैं मान लीजिए मैं कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, इंस्ट्रक्शन वाला पढ़ा रही हूँ, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, क्या मुझे पूरा ज्ञान है इस चीज़ के बारे में? इस तरीके से उन्हें भी, जो इंस्ट्रक्टर है उनको भी पूरा ज्ञान अपने ऊपर होना चाहिए, उस पर जो सब्जेक्ट पर अधिकार होना चाहिए, जिसको पढ़ा रहा है, प्रकरण जो पढ़ा रहे हैं, टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या टॉपिक में स्वतः तार्किक, क्या टॉपिक में लॉजिकल है, एक के बाद एक। जैसे मैं आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि आप सबसे पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया है, अनुदेशात्मक प्रणाली पढ़ाई है, उसके बाद अनुदेशात्मक सोपान पढ़ाए हैं, फिर मीडिया पढ़ा रही है, अब मैं तकनीक और जो है सामग्री पढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से तार्किक तारतम्यता है कि नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। इसमें तैयारी और सामग्री की जो हम तैयारी करते हैं, जो हम कंटेंट को तैयार करते हैं, तो किस तरीके से किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जब हम कंटेंट की तैयारी करते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर है छात्रों और सबसे पहले बताया था आपको कि पूर्व ज्ञान की जानकारी, कोई भी कुछ भी कंटेंट पढ़ाने से पहले हमें छात्रों की पूर्व ज्ञान की जानकारी होनी आवश्यक है। कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, उससे पहले में पूर्व ज्ञान की जो है जानकारी अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, और पूर्व ज्ञान के अलावा उनकी सामाजिक टेक्निकल कितनी नॉलेज है, उनको सामाजिक कितनी नॉलेज है, और कोई अभिरुचि रुचि, उन सब के बारे में भी हम जान सकते हैं कि बच्चे की टेक्नोलॉजी में कितने बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पसंद करते हैं, इन सब के बारे में नॉलेज इंस्ट्रक्टर को होनी चाहिए। फिर है उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखना। अब उद्देश्य है हमारे, मान लीजिए हमारे उद्देश्य है, अब मान लीजिए हमारे 3 उद्देश्य हैं, मान लीजिए ज्ञानात्मक, भावात्मक और जो है क्रियात्मक, है ना, ये उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य हैं मान लीजिए हमारे। अब तीनों में से जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, मान कुछ क्वेश्चन था जो प्रैक्टिकली वो होते हैं, है ना, प्रैक्टिकली पढ़ाने होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें जैसे मान लीजिए जो हम रचनाएं पढ़ाते हैं, जैसे कि पोएम्स वगैरह पढ़ाते हैं, उनमें भावात्मक ज़्यादा वो होता है ना, और कुछ ज्ञानात्मक जो कंसेप्ट्स पढ़ाते हैं उनमें ज्ञानात्मक हमारा ज़्यादा तथ्य होता है। तो हमें ये मान लीजिए ज्ञानात्मक पढ़ाना है, तो हमें इसे व्यवहारिक रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, इसको व्यवहारिक रूप में लिखना है। ठीक है, व्यवहारिक रूप में लिखना है इसको, ज्ञानात्मक को व्यवहारिक रूप में, कि हम बच्चा जो है कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, अवधारणाओं क्लियर करना मतलब बताना चाह रहे हैं, हम परिभाषा को अच्छी तरह से बच्चे को समझाना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाह रहे हैं, उसके जो है तथ्यों को समझाना चाह रहे हैं, तो ये हमें जो है तथ्यों को मेमोराइज कराना चाह रही हैं, हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ठीक है, अब जैसे मानदंड परीक्षा का निर्माण, उसके मान लीजिए हमने तैयार कर दिया, बच्चों को डिलीवर कर दिया कंटेंट, अब उसके बाद में हमें क्या करना होता है, मानदंड परीक्षा का निर्माण करना होता है। क्या करना होता है, मानदंड परीक्षा का कंटेंट है, जब कोई टीचर है या कोई इंस्ट्रक्टर है कंटेंट पढ़ा रहा है, कंटेंट की तैयारी की और फिर उसने पढ़ा दिया उसको, ठीक है, उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिख दिया और उसकी विषय वस्तु का निर्माण भी कर लिया कि भाई ये इस तरीके से पढ़ाना है और ये टेक्निक्स एड्स यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी परीक्षा जब पढ़ा दिया, अब टेक्निक से पढ़ा दिया बच्चे को, अब हमें उसके बाद में उसको परीक्षा कब तो करना है, परीक्षा नहीं करनी है, उसकी परीक्षा भी करनी है, तो फिर मानदंड परीक्षा का निर्माण करना है। और उसमें क्या करना है, हमें इस परीक्षण में विशिष्ट उद्देश्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा जाता है। इसमें किस चीज को पूछा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पूछा जाता है। उनमें सभी व्यवहारों और मूल्यांकन, उसमें सभी व्यवहारों और उनको मूल्यों को क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, कौशलों का, स्किल्स का और जो है व्यवहारों को किया जाता है, जिन्हें सिखाने के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। जिन कौशलों को, जिन व्यवहारों को हम सिखाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उन सबको उसमें मूल्यांकन किया जाता है, उन सभी व्यवहारों का। ठीक है, यही परीक्षण मानदंड परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, ये मानदंड परीक्षण में तैयार हो गए। अब रचना तथा कार्यक्रमित लेखन, अब इसमें क्या आएगा, दूसरा आ गया हमारा, अभी मैंने बताया था 3 है हमारे, पहले मैंने बताया था तैयारी तथा आयोजन, फिर है रचना। अब रचना, अब इसकी बात आ जाती है रचना की, ये तो होगा खत्म, अब आगे रचना। अब रचना कैसे करेंगे, रचना हम करेंगे जैसे कि अब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, अब वो तो मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि वो आपका BEd में आपने पढ़ लिया होगा। 3 तरह की होती है ना, लीनियर, ब्रांचेज और मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। तो उन चीज़ों प्रोग्राम किसी विधि से लिखा जाए, लीनियर तरीके से लिखा जाए, ब्रांचेज तरीके से लिखा जाए,
मैथमेटिकल तरीके से लिखा जाए, इन तो सबका ध्यान रखना होगा आपको। और सीखने वाले के पूर्व व्यवहार, ये मैंने उसमें बताया था, अभी बता रही हूँ कि रचना करने से पहले भी हमें पूर्व व्यवहार का ज्ञान होना जरूरी है। अनुदेशन उद्देश्य कौन कौन से निर्धारित, अब ये भी देखना है कि अनुदेशन उद्देश्य कौन कौन से हैं, यानी कि हमारे अनुदेशन के उद्देश्य व्यवहार ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, और इनमें भी ज्ञानात्मक में व्यवहारिक रूप से लिखना है, ऐसे नहीं कि ज्ञानात्मक, लेकिन ज्ञानात्मक किस किस चीज का ज्ञान देना है आपको, ये सब आपको लिखना है उसमें, ठीक है। अब जैसे कि जैसे कोई मतलब कोई मैंने बताया ना जिस पोएम याद करानी है, उसको पैराग्राफ याद करना है, तो उनके बोध उनके पैराग्राफ को किस तरह से आप छोटा छोटा करके लेंगे, उनके जो विलोम शब्द हैं उनको कैसे लिखेंगे, है ना, एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, सब चीज़ें आपको उसमें जो है, जो परीक्षण पद होते हैं, अभ्यास पद होते हैं, है ना, जो उन सबको भी आपको उसमें लिखना होता है बनाने से पहले इन सबको। और जब वो फ्रेम आप बनाते हो उनमें 3 चीज़ों का आवश्यक ध्यान रखते हैं। जैसे इसका फ्रेम बनाते हो, अभिकरण अनुदेशन जिसको बोलते हैं, उसमें आप जो है बनाते हो ना, फ्रेम बनाते हो, और फ्रेमों को उचित क्रम कैसे प्रदान किया जाता है, ऐसे करते हैं कि जैसे 2-3 विधियां हैं, इसकी मैं आपको बता दी, क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि किस विधि से फ्रेमों को बनाया जाता है ना, क्रम दिया जाता है, किस विधि से फ्रेमों को उचित क्रम दिया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ऐसे तीन है, एक तो मैट्रिक्स विधि, एक रुलैग विधि, एक अवरल विधि। कौन कौन सी विधि है, एक तो हो गई आपकी, कौन सी विधि हो गई, एक तो हो गया आपकी मैट्रिक्स विधि। अब जो है ये तो हो गया आपका, अब आ जाती है आपकी 3 विधियां हैं इसको बनाने की, इसको बनाने की 3 विधियां हैं, फ्रेमों को बनाने की 3 विधियां हैं। इसमें जो है एक तो मैथमेटिक्स और एक है रुलैग, एक हो गई रुलैग विधि, और दूसरी होगी अवरल विधि, तीसरी हो गई अवरल विधि। ये विधियां हैं फ्रेमों को बनाने की, फ्रेमों को, जो फ्रेम बनते हैं ना, अभिकरण अनुदेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें जो फ्रेमों को बनाने की, फ्रेमों को बनाने की, ठीक है, ये आपकी विधि है 3। अब संपादन कैसे होगा, अब जो है जब तैयार प्रोग्राम, अब ये सारा हो गया हमारा प्रोग्राम, अब इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, संपादन का मतलब अब कंप्लीट, अब हमारा सारा तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसी में जो सेकंड था हमारा, सेकंड था ना हमारा रचना में, तो रचना में है ना, जो रचना कर रहे हैं हम, फ्रेमों की रचना कर रहे हैं, तो ये क्रम में इनका ध्यान रखा जाएगा, और फिर जो है इनको करने के बाद में फिर हो जाता है संपादन, फिर है संपादन, यानी कि कंप्लीट, किसको, रचना को, और रचना किसकी, कंटेंट की, कंटेंट की रचना कंप्लीट हो गई। अब ठीक है, कैसे कंप्लीट हो गई कि विषय वस्तु में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। अब हमें कंप्लीट हो गई, अब कंप्लीट में हमें देखना है कि रचना में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, उसको हम दूर करते हैं। फिर कि कोई कहीं लेंथी तो नहीं है ज़्यादा, जो हम रचना कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, कहीं लेंथी तो नहीं है, कहीं इसमें हमें क्वेश्चन आंसर सीक्वेंस है कि नहीं है, कहीं आगे पीछे तो नहीं दे दिया हमने कि पहले जो पूछा जाना चाहिए था बाद में पूछ लिया, और बाद में पूछा जाने वाला चाहिए था पहले पूछ लिया, इस तरीके का तो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, व्याकरण की गलतियाँ और जो है ये सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है इसको बनाने में। अब फिर आगे मूल्यांकन, अथवा तीसरा थर्ड पॉइंट आ गया मूल्यांकन तथा परीक्षण। अब कैसे करना है मूल्यांकन, अब इसका जो मूल्यांकन होता है, इनका जो मूल्यांकन होता है, फ्रेमों का मूल्यांकन जो होता है ना, अनुदेशनात्मक सामग्री का जो मूल्यांकन होता है उसका 3 तरीके से होता है। पहला तो व्यक्तिगत परीक्षण, 3 तरीके से मूल्यांकन होता है, किसका, अनुदेशनात्मक सामग्री का, जो अनुदेशनात्मक जो सामग्री है, यानी कि इंस्ट्रक्शनल जो कंटेंट है, उनका 3 तरह से परीक्षण होता है, 3 तरह से टेस्ट होता है उनका मूल्यांकन
मटेरियल कौन से होते हैं ये सब आप मेरे ख्याल से आपके समझ में आ ही गया होगा। मटेरियल मैंने सब इंस्ट्रक्शन मीडिया भी बता दिया मैंने, आईसीटी इंटरनेट, मीडिया, आईसीटी इंटरनेट, है ना, ब्लैक बोर्ड, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आजकल जितनी भी चल रही हैं इंटरनेट पे, जितने भी चल रहे हैं हम जो पढ़ते हैं, है ना, जितने भी वीडियोज़, अब तो ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं, इंटरेक्टिव ब्लैक बोर्ड सब इसमें आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन मीडिया में, ठीक है। और सिस्टम आपको पता ही है सिस्टम में क्या आ जाते हैं, सिस्टम में टेक्निक्स आ जाती हैं सारी। जैसे इंस्ट्रक्शन सिस्टम में क्या आ जाएगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, और उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन करना, प्लानिंग करना, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, इवेल्यूएशन करना, सब सिस्टम में आ जाता है इंस्ट्रक्शन सिस्टम में। और मैंने बताया था कैसे कैसे हम इवेल्यूएशन करते हैं, कैसे हम उनकी जो है पाठ्य वस्तु को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, वो सारा इसमें आ गया है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और जो है दो और इम्पोर्टेंट है इसमें अप्रोचेस, एक है अप्रोचेस और देख लेते हैं इसमें। अप्रोचेस इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, ठीक है। और अप्रोचेस को क्या बोलते हैं, व्यू पॉइंट, देखने का नजरिया, क्या बोलते हैं, व्यू पॉइंट। तो ये जो है दो तरह की होती हैं, ह्यूमनिस्टिक एकेडमिक और जो है एकेडमिक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, दो होती हैं। नंबर 1 एकेडमिक और दूसरी होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। दो तरह की होती है। तो जो एकेडमिक होती है वो अधिकतर क्या करती है, वो नॉलेज बेस्ड होती है, इंटेलेक्चुअल होती है ज़्यादा। और जो इसका जो बेस होता है वो ये जो उसके अंदर जो वो होते हैं फिलोसॉफिकल, ज़्यादातर फिलोसफी, हिस्ट्री, इस तरह के जो है वो होते हैं। और जो है सोशल कम होते हैं, है ना, लेस सोशल होती है। ट्रेडिशनल टाइप की जो हमारी पहले टीचिंग लर्निंग होती थी, सिस्टम होता था ट्रेडिशनल टाइप का, वो होती है हमारी जो है ये वो होती है आपकी जो है एकेडमिक अप्रोच। और जो है जो थियोरेटिकल इन नेचर जिसको कह सकते हैं थियोरेटिकल इन नेचर, जिसमें टीचर जो है मुख्य जो भूमिका होती है वो टीचर की होती है, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है इसमें जो है उसमें तो जो ट्रेडिशनल थी जो मैं बताई अभी एकेडमिक अप्रोच, उसमें तो बच्चा जो है स्टूडेंट कह लो, लर्नर कह लो, बच्चा कह लो, जो भी सीख रहा है वो पैसिव रहता है। लेकिन इसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में जो है स्टूडेंट एक्टिव रहता है, और वो जो है जो सीखता है इंडिविजुअली सीखता है, और अपनी जितनी गति अपनी होती है, जितनी क्षमता होती है, जितनी गति होती है उसके अकॉर्डिंग सीखता है, ठीक है। और जो है मेन मुद्दा किस पे, कौशलों पर स्किल्स पर उनका जो फोकस रहता है, कौन जो है ऑब्जर्वेबल जो दिखाई देती है स्किल्स, ऑब्जर्वेबल स्किल्स पर ज़्यादा इसका ध्यान रहता है। और जो लर्नर है फ्री टू लर्न, है ना, लर्नर बिल्कुल फ्री है, जो चाहे वो सीख सकता है ना। और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानता है कि कितना मैं सीख सकता हूँ, कितना नहीं, वो स्ट्रेंथ और वीकनेस जानता है स्टूडेंट, लर्नर। रूट लर्निंग नहीं मतलब रूट लर्निंग नहीं है ना, मेमोराइज की ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ये प्रोफिशिएंसी बेस्ड है। और जो है डेमोन्स्ट्रेट बोर्ड है, ठीक है, कौन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो अप्रोच है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए बस इतना ही, इसमें तो इतना ही। अब हम कर लेते हैं अपना PYQ। तो PYQ हमारे 50 तक पिछली सेशन में हो गए थे। मेरी जितनी भी वीडियो है स्टूडेंट्स सब में PYQ में कराती हूँ, यानी कि मैंने 2019 से लेकर के 2024 तक के सारे PYQ करा दिए हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप उनमें देख सकते हैं वो सारे PYQ। तो 51 PYQ है, किस आयोग के अनुसार अधिकांश एकल अध्यापक शिक्षा संस्थान
10,000 में से अधिक संख्या में गंभीर अध्यापक शिक्षा का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, अपितु वास्तविकता में कीमत लेकर डिग्री बेच रहे हैं। तो ये कथन किसका था? राधाकृष्ण आयोग का, मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, JS वर्मा आयोग का। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है JS वर्मा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनके ऑप्शन के सामने उनके आंसर भी दिए गए हैं, गलत तरीके से दिए गए हैं लेकिन हमें सही लगाने हैं। अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, क्रिटिकल थिंकिंग, मार्क्सवाद। और उनके सामने दिए गए हैं यथार्थ अंतोगत्वा मानसिक है, सर्वहारा के सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा, सार प्राकृतिक जगत में पूर्ववर्ती है, समस्त शिक्षा तर्क और तर्कशीलता से संबंधित है। अस्तित्ववाद, जैसे अस्तित्ववाद को आप क्या जानते हैं? वो मानव के अस्तित्ववाद क्या है, पहले इनको समझते हैं। अस्तित्ववाद क्या है? अस्तित्ववाद मानव की एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, मानव के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसके दुख दर्द को महत्व देता है अस्तित्ववाद। आदर्शवाद क्या है कि मानसिक जो होती है, जो मतलब ये कहता है कि जो यथार्थ है वो मानसिक, अंतोगत्वा मानसिक है। क्रिटिकल में आप जानते हैं, क्रिटिकल में क्या है कि क्रिटिकल है तो तर्कशीलता को विश्वास करते होंगे। मार्क्सवाद सर्वहारा सशक्तिकरण, समाजवाद में पढ़ाई होगा, मार्क्सवाद का नाम भी आपने, है ना। तो इस तरीके से जो अस्तित्ववाद है वो तो कहते हैं क्या कि सार प्राकृतिक जगत में पूर्ववर्ती है। सार एग्जिस्टेंस जो है कहने का मतलब है प्राकृतिक जगत में पहले से ही अस्तित्व है, ठीक है, और वो मानव के अस्तित्व की बात करते हैं। आदर्शवाद के सामने क्या आएगा? यथार्थ अंतोगत्वा मानसिक है ना, मेंटल एबिलिटीज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में समस्त शिक्षा तर्क और तर्कशीलता से संबंधित है, जितनी भी शिक्षा है सारी तर्क और तर्कशीलता से संबंधित है। मार्क्सवाद में सर्वहारा के सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा, है ना। ये बहुत ही, ये तो आपने कई बार पढ़ भी लिया होगा अब तक, है ना, सर्वहारा के सशक्तिकरण के, है ना। 53 क्वेश्चन है, ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रभावशील गुण हैं जो उस सीमा तक व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं कि व्यक्ति केवल उन्हीं शील गुणों से जाना जा सकता है। 3 आपके कोर्स में ये है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो है 4 तरह के गुण हैं इसमें, गुणशील, मुख्यशील गुण, केंद्रशील गुण, अधिगमशील गुण। तो जिसका जो सही आंसर है वो है मुख्यशील गुण। आलपोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, आलपोर्ट जो है उनके द्वारा ये गुणों का, शील गुणों का पूरा वो है प्रकार दिए गए हैं। तो वो क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है मुख्यशील गुण, कि जो एक मुख्य व्यक्तित्व के प्रभावशील गुण है जो सीमाता व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं, तो वह मुख्यशील गुण, ठीक है। कुछ अधिगम होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ केंद्रीय होते हैं, तो लेकिन मुख्यशील गुण ही होते हैं जिनसे व्यक्तित्व को प्रभावीशील गुण है जो, और व्यक्तित्व को जो प्रभावित करते हैं। बुद्धि लब्धि के बढ़ते क्रम में बच्चों के निम्नलिखित वर्गों को व्यवस्थित करिए, है ना। बुद्धि लब्धि के बढ़ते क्रम में बच्चों के निम्नलिखित वर्गों को व्यवस्थित कीजिए। पहला है मंद अधिगमकर्ता, मध्यम मानसिक मंदन, सौम्य मानसिक मंदन, गहन मानसिक मंदन, तीव्र मानसिक मंदन। तो जो है अब ये तो मानसिक मंदन है सारे, और एक में दे रखा है मंद अधिगम करता, इसका मतलब वो थोड़ा थोड़ा मंद है, अधिगम करता बन गया है लेकिन मंद है। तो अब इसको उल्टा लगा देते हैं, ये ABCD को ऐसे लगाते हैं, ABCD, E को A में ले जाते हैं, यानी कि सबसे पहले आएगा गहन, D आएगा पहले, गहन मानसिक मंदन, उसके बाद आएगा गहन के बाद आता है तीव्र, यानी कि गहन उससे भी ज़्यादा है, उसके बाद है तीव्र, फिर है मध्यम, फिर है सौम्य, फिर है मंद, ठीक है। इस तरह से ये क्रम में लगाए जाएंगे। अब 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? गैगन ने अधिगम को पदानुक्रम में 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। नैमित्तिक अनुबंधन का अध्ययन स्किनर द्वारा बिल्लियों पर पजल बॉक्स प्रयोग से हुआ था, है ना। अनुप्रयोग का नियम ये कहता है कि कुछ समय तक किसी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच पुनरावृत्ति न होने से संयोग छीन पड़ जाता है ना। और जो है हल्का अधिगम का सिद्धांत ड्राई रिडक्शन सिद्धांत कहलाता है, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। और अनुप्रयोग का नियम कहता है कि कुछ समय तक किसी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच पुनरावृत्ति न होने से संयोग छीन पड़ जाता है, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर सही है वो D, यानी कि ये सब गलत हैं और C और D हमारा सही है, D ऑप्शन सही है।
56 में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बिस्मिल्लाह मुस्लिम शिक्षा में 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर निभाई जाने वाली रस्म है। पवज्जा बौद्ध शिक्षा 8 वर्ष की आयु पर निभाई जाने वाली रस्म है। उपसंपदा बौद्ध शिक्षा में एक संघ के स्थायी सदस्य के लिए शिक्षा पूरी होने के पश्चात निभाई जाने वाली रस्म है। उपनयन ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्य शूद्रों के लिए 8, 11, 12, 15 वर्ष की आयु पर शिक्षा आरंभ के लिए रस्म है। तो और ई है वल्लभी और जगदल वैदिक शिक्षा के केंद्र। तो जो है इसमें जो क्वेश्चन सही है वो है हमारा ए, बिस्मिल्लाह मुस्लिम वाला और पवज्जा मुस्लिम शिक्षा में 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर निभाई जाने वाली रस्म ये। पवज्जा बौद्ध शिक्षा 8 वर्ष की आयु पर निभाई जाने वाली रस्म। संपदा बौद्ध शिक्षा में एक संघ के स्थायी सदस्यता के लिए शिक्षा पूरी होने के पश्चात निभाई जाने वाली रस्म निभाई जाने वाली रस्म ये जो है सॉरी सर बोल दिया गया था रस्म जो है ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 57 शिक्षा समाजशास्त्र पर प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? शिक्षा का मुख्य प्रकार यह समाज के मानदंडों और मूल्यों का संचालन करता है। स्कूल एक प्रक्रिया को पूरा करता है जो परिवार मित्र समूह द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है ना। स्कूल एक मुख्य सामाजिकरण संस्था है। यह डी शिक्षा प्रणाली एक महारचना का भाग है और शासकीय विचारधारा का पुनरुत्पादन करती है। या ई जन शिक्षा का प्रारंभ औद्योगिक समाज से हुआ और यह औद्योगिक समाज की एक स्थापित आवश्यकता है। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इनमें से आप बताइए कि सही कौन सा है। तो इस पहला तो है शिक्षा का मुख्य प्रकार समाज के मानदंडों और मूल्यों का संचालन है, बिल्कुल सही। ठीक है, सबको पता है कि समाज के मानदंडों और मूल्यों का संचालन करती है। फिर है स्कूल एक प्रकार को पूरा करता है जो परिवार अथवा मित्र समूह द्वारा उपलब्ध नहीं किया जा सकता, उस काम को पूरा करता है स्कूल, बिल्कुल सही। फिर है सी स्कूल एक मुख्य सामाजिक संस्था है, बिल्कुल सही। फिर है ई जन शिक्षा का प्रारंभ औद्योगिक समाज में छिपा हुआ है। जो औद्योगिकरण हुआ तो शिक्षा आगे बढ़ी है ना, तो ये औद्योगिक समाज की एक स्थापित आवश्यकता है, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन सही हो गया हमारा डी। 58 क्वेश्चन है प्रभावी पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया के घटकों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कंटेंट के ये है दिए गए हैं 5 इसमें। विषय के लक्ष्यों को परिभाषित करना, विद्यार्थी की प्रगति के मापन के लिए आकलन मदों को विकसित करना, कंटेंट के क्षेत्र में मुख्य मदों और प्रवृत्तियों की पहचान करना, कार्यक्रम की सफलता का निर्धारण करना, संसाधन सामग्रियों की पहचान करना। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है। अब इनमें इनको जो है सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुक्रम में व्यवस्थित करना ना घटकों को। सबसे पहले हम कंटेंट के क्षेत्र में है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट के क्षेत्र में मुख्य मुद्दों प्रवृत्तियों की पहचान करेंगे। और फिर जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, विद्यार्थी के प्रगति के मापन के लिए आकलन मदों का करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम विषय के लक्ष्यों को परिभाषित करेंगे। उसके बाद आएगा पहले तो ये आ गया सी, फिर आएगा ए विषय के लक्ष्यों को परिभाषित करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा ई संसाधन सामग्रियों की पहचान करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा बी विद्यार्थियों की प्रगति के मापन के लिए आकलन मदों का विकसित करेंगे। और फिर आ जाएगा डी कार्यक्रम की सफलता का निर्धारण करेंगे। तो ये हमारे आएगा सी ए ई बी डी, ये आंसर हमारा सही है। क्योंकि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेंट के क्षेत्र में मुख्य मदों प्रवृत्तियों की जो कंटेंट हम निर्धारित करते हैं, सबसे पहले तो कंटेंट देखते हैं। मान लीजिए मैं पाठ्यचर्या विकास मैंने अभी आपको पढ़ा ही रही हूँ करिकुलम डेवलपमेंट में, हम सबसे पहले तो यही करेंगे ना, कौन सा किस पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या को हमको डेवलप करना है, किस कंटेंट को हमें डेवलप करना है, सबसे पहले तो वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उद्देश्य, डेवलपमेंट करने के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है डेवलपमेंट करने के, डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हैं बच्चे, भावनात्मक विकास चाहते हैं, कुछ और उद्देश्य हैं, या बच्चों को आज के आधुनिक परिवेश में जोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये उद्देश्य देखेंगे। फिर उसके बाद में हम जो है संसाधन फिर देखेंगे कि हमें इसको करने के लिए हम सामग्री क्या चाहिए, संसाधन कौन से चाहिए। फिर सारे संसाधनों का हम संसाधन मानवीय भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं, जिस तरह के संसाधनों को हम जानेंगे। उसके बाद में फिर हम जो है विद्यार्थियों की प्रगति मापन आकलन और मदों का विकसित करेंगे। फिर उसकी विद्यार्थी की प्रगति के लिए करेंगे है ना आकलन, और उसके बाद कार्यक्रम की जो सफलता है उसको करेंगे है ना। 59 क्वेश्चन है इस्लामिक दार्शनिक प्राकृतिक सार्वभौमिक अभिव्यक्ति को 5 प्रकारों में विभाजित कीजिए। तो इसका है सबसे इसमें 5 दिए गए ऑप्शन, सामान्य घटना, प्रजाति, संपत्ति, भेद, वंश। अब इनको हम कर देंगे उल्टा।
सबसे पहले आ जाएगा हमारा, हमको सही क्रम में लगाना है ना 5 प्रकार को, तो लगाएंगे पहले वंश आ जाएगा, फिर वेद, फिर संपत्ति, फिर प्रजाति, फिर सामान्य घटना। इस तरीके से लगेगा, पहले वंश, फिर वेद, फिर संपत्ति, फिर प्रजाति, फिर सामान्य घटना। पहले इन्होंने दिया था सामान्य घटना, प्रजाति, संपत्ति, वेद, वंश, ABCD करके, लेकिन जो सही आंसर है उसका है, इसका जो सही आंसर है वो है EBDCA। ई पहले वंश क्या है, पहले वंश है, फिर है बी प्रजाति, उसके बाद प्रजाति, फिर आ जाएगा भेद, है ना, और फिर आ जाएगी आपकी जो है संपत्ति, और फिर आ जाएगी सामान्य घटना, लास्ट में सामान्य घटना। इस तरीके से हो जाएंगे ई के बाद बी, और फिर जो है डी, फिर सी, फिर ए, इस तरीके से आ जाएगा। अब 60 देख लेते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एल्टन मायो को, अब्राहम एच मास्लो को, हेनरी फेयोल को, एडगर हेनरी सीन को। तो हेनरी फेयोल को आपने पढ़ा होगा उसमें प्रबंधन वाले यूनिट में, यूनिट नंबर में है ना, आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 9 में, आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 9 में। तो ये हो गए आपके कितने 60 क्वेश्चंस आपके PYQ हो गए 2024 के, ठीक है। अब ये 60 हो गए, आपके 30 होने रहे हैं, बाकी तो जो पैराग्राफ में आते हैं क्वेश्चंस उनको तो यहाँ नहीं कराना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उनका भी कुछ ऐसी टेक्निक बनाऊँगी जिससे कि आप लोग जो जो अनसीन जो वैसे आते हैं ना पैराग्राफ में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप जो है समझ जाएं, और मेरे बोलकर पढ़ने के बाद भी आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर पाएँ। इस तरह से मैं कोई टैक्टिस सोच रही हूँ दिमाग में कैसे आपके सामने वो प्रेजेंट करूँ, उस तरह के क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन है इनके, जो पैराग्राफ के क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स, मैं चाह रही हूँ कि कुछ इस तरह का हो कि आपको जो मैं इस तरह से करूँ कि आपको कम से कम टैक्टिक्स तो सिखाई दूँ कि कैसे वो क्वेश्चंस को छांटते हैं इसमें से, है ना। जो आपका ना पैराग्राफ ये है, क्या कहते हैं इसको, है ना, ये जो है इसमें से जो है ये जो पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ दे करके क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसको मैं इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको कि आप क्वेश्चन आंसर देने के लिए तैयार हो जाएं। तो वो कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, नेट की तैयारी बड़े मन से कीजिए, है ना। फॉर्म आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, और जो है आपके दिसंबर जनवरी की जो डेट आई जाएगी आपके एग्ज़ाम की, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाइएगा, है ना। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जो मैं वीडियोस बना रही हूँ रेगुलर बना रही हूँ, एक एक पॉइंट ले रही हूँ। इंस्ट्रक्शन, हालांकि इंस्ट्रक्शन और करिकुलम का बहुत कम टीचर्स बनाते हैं, लेकिन मैंने वही पढ़ाया क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएँ हैं। तो उसके बाद जो है अब मैं आपका जो नेक्स्ट हमारा ये है इवोल्यूशन मॉडल्स, और इवोल्यूशन मॉडल वाला है वो वाली वो यूनिट वो टॉपिक मैं कराऊंगी आपको। तो उसको कुछ थोड़ा सा आप घर में पढ़ना, उसके बाद मैं कल कराऊंगी आपको, ठीक है। बाय बाय।